सोचो ज़रा, आप अपने ही घर में अपनी छोटी सी बच्ची को सुलाकर सिर्फ बगल के घर डिनर करने जाते हो। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जब वापस लौटते हो तो ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी होती है। बच्ची गायब हो जाती है। किस पर शक करोगे? पड़ोसियों पर, अपने साथी पर या खुद पर? आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसी कहानी का सार जिसमें हर किरदार के पास एक राज है और हर सच के पीछे छुपा एक और झूठ। ये है द कपल नेक्स्ट डोर, शेरी लपीना का लिखा हुआ एक ज़बरदस्त थ्रिलर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण से कपल से, एनी और मार्को। दोनों की ज़िंदगी देखने में सामान्य लगती है। एनी एक हाउसवाइफ है और मार्को अपना बिजनेस चलाता है। उनके पास सब कुछ है, एक प्यारा सा घर और सबसे बड़ी बात, उनकी 6 महीने की बेटी कोरा। लेकिन उस रात सब कुछ बदलने वाला था। 27 अगस्त की शाम थी। एनी और मार्को को उनके पड़ोसी सिंथिया और ग्रैहम ने डिनर पार्टी पर बुलाया था। उनके घर के बिल्कुल बगल में ये पार्टी होनी थी। एनी शुरू में हिचकिचा रही थी क्योंकि बच्ची को घर पर छोड़कर जाना उसे सही नहीं लग रहा था, लेकिन सिंथिया ने साफ कह दिया था, नो किड्स। मार्को ने एनी को समझाया, देखो हम दोनों यहीं पास ही तो रहेंगे, हर आधे घंटे में बारी बारी से जाकर बच्ची को देख आएंगे और बेबी मॉनिटर भी चालू कर देंगे। आखिरकार एनी मान गई। उसे भरोसा था कि सब कुछ ठीक रहेगा। बच्ची अपने पालने में सो रही थी। उन्होंने उसके आसपास सब सुरक्षित कर दिया था और फिर दोनों पार्टी के लिए चले गए। सिंथिया और ग्राहम का घर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन जैसे ही एनी अंदर गई उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। सिंथिया बहुत ग्लैमरस और फ्लर्टी किस्म की औरत थी और एनी को हमेशा लगता था कि सिंथिया उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। डिनर शुरू हुआ, शराब चली, हंसी मजाक हुआ। मार्को ने थोड़ी ज़्यादा पी ली, लेकिन एनी का ध्यान बार बार अपनी बेटी पर जा रहा था। वो बार बार घड़ी देखती और आधे आधे घंटे बाद मार्को चुपके से बाहर निकलकर बच्ची को देखने जाता। लेकिन एक बार जब आधी रात के करीब वो दोनों वापस अपने घर आए, एनी सन्न रह गई। दरवाज़ा खोलते ही उन्हें एहसास हुआ कि घर का दरवाज़ा हल्का खुला हुआ था। एनी चीख पड़ी, मार्को, डोर खुला था। दोनों दौड़ते हुए बच्चे के कमरे में पहुंचे और वहां पालना खाली था। एनी ने चीख मारी, उसकी प्यारी बेटी गायब थी। कुछ ही देर में मोहल्ले में हंगामा मच गया। पुलिस बुला ली गई। डिटेक्टिव रेसबैक इस केस को हैंडल कर रहे थे। उनकी आदत थी कि हर चीज़ पर शक करें। उन्होंने सबसे पहले सवाल उठाया, दरवाज़ा खुला कैसे रह गया? किसी को बच्चे के बारे में पता कैसे चला? और सबसे बड़ी बात, क्या दोनों माता पिता इतने बेफिक्र होकर पार्टी में मज़े कर रहे थे जब उनका बच्चा अकेला घर में था? मार्को और एनी दोनों ने एक ही बात दोहराई, हम हर आधे घंटे में जाकर चेक कर रहे थे। सब ठीक था, लेकिन पुलिस को उनकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। धीरे धीरे मीडिया को भी खबर लग गई। बाहर न्यूज़ चैनल, पड़ोसी सब खड़े हो गए। मोहल्ला एकदम हलचल से भर गया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, रहस्य और गहरा होता गया। एनी अपने आप को दोष देने लगी। अगर मैं बच्ची को अकेला न छोड़ती, अगर मैं सिंथिया की पार्टी में ना जाती तो ये सब नहीं होता। वही मार्को गुस्से में था और बोला, पुलिस हमें ही शक की निगाह से क्यों देख रही है, जैसे कि हमने अपनी ही बच्ची को गायब कर दिया हो। लेकिन अंदर ही अंदर मार्को भी डर रहा था। उसका बिजनेस हाल ही में बुरी तरह डूब रहा था और पुलिस को शक था कि कहीं ये किडनैपिंग पैसे के लिए प्लान की गई हो। डिटेक्टिव रेसबैक ने पड़ोसियों से भी पूछताछ शुरू की। सिंथिया उस रात काफ़ी नशे में थी और उसने खुलेआम कहा था कि एनी को बच्चा लेकर नहीं आना चाहिए। ग्रैहम थोड़ा शांत किस्म का इंसान था, लेकिन उसकी नज़रों में भी कुछ छिपा हुआ लगता था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई कुछ ना कुछ छिपा रहा है। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि मार्को पूरी तरह मासूम नहीं था। उसका बिजनेस बुरी हालत में था, उस पर बहुत कर्ज था और सबसे चौंकाने वाली बात, उसने हाल ही में अपनी सास ससुर से पैसे उधार मांगे थे। पुलिस को शक था कि कहीं मार्को ने ही किसी के साथ मिलकर बच्ची के अपहरण की साजिश तो नहीं रची। लेकिन सवाल ये था, अगर उसने प्लान किया था तो बच्ची कहाँ है? दूसरी तरफ एनी का अतीत भी सामने आने लगा। वो पहले से ही पोस्टमार्टम डिप्रेशन से जूझ रही थी। कई बार उसे गुस्से के दौरे आते थे और पुलिस को शक हुआ कि कहीं गुस्से में एनी ने ही बच्ची को नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। लेकिन एनी बार बार यही कहती रही, मैं अपनी बेटी से जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब तक कहानी एकदम उलझ चुकी थी। बच्ची गायब, दरवाज़ा खुला हुआ, मार्को पर कर्ज और एनी डिप्रेशन में है। पड़ोसी भी अजीब तरह से बर्ताव कर रहे हैं। डिटेक्टिव रेसबैक के लिए हर इंसान सस्पेक्ट बन चुका था, लेकिन असली रहस्य तो अभी शुरू हुआ था। क्योंकि अगले दिन एनी के घर एक एनोनिमस नोट आया। उसमें लिखा था,
तुम्हारी बेटी जिंदा है, अगर उसे वापस पाना चाहते हो तो चुपचाप पैसे तैयार करो, पुलिस को कुछ मत बताना। और यहीं से कहानी लेती है एक खतरनाक मोड़। अब ये मामला सिर्फ गायब बच्चे का नहीं था, बल्कि लालच, धोखे और छिपे हुए रिश्तों का जाल बन चुका था। एनी कांपते हुए बोली, मार्को, ये किसने लिखा होगा? किसे पता था कि हम उसे अकेला छोड़कर गए थे? मार्को ने नोट को जोर से पकड़ा। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। ये किसी अपने का काम है, कोई ऐसा जिसने हमें बहुत करीब से देखा है। लेकिन सवाल था, किस पर भरोसा किया जाए? डिटेक्टिव रेसबैक जब घर पहुंचे, उन्होंने दोनों से फिर सवाल जवाब शुरू किए। लेकिन एनी और मार्को ने तय किया कि वो फिरौती वाली बात फिलहाल छुपाएंगे। मार्को ने कहा, अगर हम पुलिस को बताएंगे तो शायद हमारी बच्ची को नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। पर एनी को ये बोझ खाए जा रहा था। वो सोच रही थी, अगर हमने पुलिस को नहीं बताया और कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? नोट में साफ साफ लिखा था कि उन्हें बहुत बड़ी रकम देनी होगी। मार्को ने तुरंत अपने ससुर रिचर्ड से मिलने का फैसला किया। रिचर्ड एक अमीर और बहुत सख्त इंसान था। मार्को ने उससे कहा, हमारी बेटी के लिए हमें पैसे चाहिए। रिचर्ड ने एक लंबी नज़र उस पर डाली और बोला, तुम पर भरोसा करना मुश्किल है मार्को। तुम पहले ही बिजनेस में गड़बड़ कर चुके हो। लेकिन ये मेरी नातिन की ज़िंदगी का सवाल है। मैं पैसे दूंगा, लेकिन तुम मुझसे कोई और खेल मत खेलना। रिचर्ड ने अपने आदमी के जरिए पैसे तैयार करवाए, $5 लाख। लेकिन सच तो ये था कि मार्को पहले से ही इस मामले में फंसा हुआ था। असल में उसने ही एक आदमी से डील की थी। वो चाहता था कि बच्ची का फेक किडनैपिंग दिखाया जाए, रिचर्ड से फिरौती मिले और फिर पैसे बांटकर बच्ची को सुरक्षित लौटा दिया जाए। मार्को ने ये सब अपने बिजनेस के कर्ज चुकाने के लिए किया था। लेकिन अब हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। जिस आदमी से मार्को ने डील की थी, वो उसके पैसे लेकर फरार हो गया था। और बच्ची बच्ची कहाँ थी, इसका मार्को को भी कोई अंदाजा नहीं था। इस बीच एनी धीरे धीरे बिखर रही थी। पुलिस बार बार उससे सवाल करती, उसके डिप्रेशन का जिक्र करती और हर कोई शक भरी नजरों से देखता। एक रात एनी ने मार्को पर ही चिल्लाते हुए कहा, कहीं ये सब तुमने तो नहीं किया? तुम पर इतना कर्ज है, तुम कुछ भी कर सकते हो। मार्को ने गुस्से में जवाब दिया, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं अपनी ही बेटी को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? लेकिन उसके चेहरे का डर, उसकी बेचैनी सब बता रहे थे कि वो कुछ छुपा रहा है। डिटेक्टिव रेसबैक अब मार्को और एनी दोनों पर नजर रख रहा था। वो जानता था कि इस केस में कुछ गड़बड़ है। उसने मार्को को कॉर्नर करते हुए कहा, तुम्हारा बिजनेस डूब चुका है, तुम्हें पैसे की सख्त ज़रूरत थी, और अब अचानक किडनैपिंग और फिरौती नोट आ गया। तुम्हें नहीं लगता ये सब ज़्यादा कन्वीनियंट है? मार्को ने बस इतना कहा, मुझे नहीं पता मेरी बेटी कहाँ है, बस वो सुरक्षित वापस आ जाए। लेकिन रेसबैक के मन में अब भी शक गहराता जा रहा था। आखिरकार वो दिन आया जब पैसों की डील होनी थी। रिचर्ड ने मार्को को पैसों से भरा बैग दिया और कहा, अगर मेरी नातिन को कुछ हुआ तो तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। मार्को आधी रात को बैग लेकर निकल पड़ा। उसने ठीक उसी जगह पैकेज रखा जैसे किडनैपर्स ने कहा था। दिल जोर से धड़क रहा था। हर कदम पर उसे लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन जब वो घर लौटा तो शौक इंतज़ार कर रहा था। बच्ची अब भी नहीं मिली थी। कुछ दिनों बाद खबर आई कि पैसे लेने वाला आदमी एलन, मार्को का क्राइम पार्टनर, एक सुनसान जगह पर मरा हुआ मिला। उसकी कार से थोड़ी दूर पर वही पैसों का बैग पड़ा था, लेकिन बच्ची अब भी गायब थी। ये देखकर मार्को की सांस रुक गई। उसने सोचा, अगर एलन मारा गया तो बच्ची किसके पास है? किसने मारा उसे? एनी अब मार्को को बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं मान रही थी। उसे लग रहा था कि मार्को ने सब कुछ जानबूझकर किया है। वो बार बार कहती, मार्को, अगर तुमने कुछ छुपाया तो मुझे अभी बता दो, वरना मेरी बेटी कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन मार्को चुप था। उसे डर था कि अगर उसने सब सच बता दिया तो वो पूरी तरह फंस जाएगा। इसी बीच डिटेक्टिव रेसबैक ने एक शॉकिंग बात पता लगाई। एनी के माता पिता ही इस किडनैपिंग के पीछे थे। हाँ, रिचर्ड और उसकी पत्नी ने ही इस पूरी साजिश में हिस्सा लिया था। उनका मकसद था मार्को को एक्सपोज करना और एनी को उससे अलग करना। लेकिन हालात हाथ से निकल गए और बच्ची वाकई खतरे में पड़ गई। कुछ ही दिनों में पुलिस ने बच्ची को ढूंढ निकाला। वो सुरक्षित थी, लेकिन बेहद डरी हुई। एनी ने उसे गले से लगाते ही रो रो कर कहा, मेरा बच्चा, मेरी कोरा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इस पूरी कहानी ने उसकी शादी, उसके रिश्तों और उसकी ज़िंदगी की नींव हिला दी थी। लेकिन सस्पेंस अभी बाकी था। सबको लगता था कि अब कहानी खत्म हो गई है। बच्ची सुरक्षित थी, अपराधी पकड़े जा चुके थे। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था, क्योंकि एक दिन एनी ने अचानक एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कोरा वापस आ चुकी थी।
पुलिस ने केस लगभग बंद मान लिया था। रिचर्ड और उसकी पत्नी ने मार्को की चालों को दुनिया के सामने ला दिया था। एनी ने अपनी बेटी को सीने से लगा रखा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी शांति नहीं थी, क्योंकि उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, किस पे भरोसा करूं? अपने पति पे, अपने माँ बाप पर, या किसी पर भी नहीं। मार्को अब भी बार बार कहता, एनी मैंने गलती की, लेकिन मैंने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया। मैं अपनी बेटी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन एनी के दिल में उसके लिए जो जगह बची थी वो अब ख़त्म हो चुकी थी। एनी दिन रात मार्को को शक की नज़र से देखने लगी। वो उसे नफ़रत से देखती और कभी कभी खुद से भी सवाल करती, क्या मैंने सही इंसान से शादी की? एनी के अंदर पहले से ही डिप्रेशन था, अब उसमें गुस्सा, धोखा और टूटा हुआ भरोसा भी जुड़ चुका था। रातों को वो बार बार जागती और कोरा के पालने को घूरती रहती। उसे डर था कि कहीं फिर से कुछ ना हो जाए। मार्को हर तरफ से फंस चुका था। उसका बिजनेस खत्म हो चुका था। रिचर्ड उसे हर मौके पर नीचा दिखाता था और अब एनी भी उससे नफरत करने लगी थी। वो खुद से कहता, मैंने ये सब एनी और कोरा के लिए किया था, लेकिन अब वो दोनों ही मुझसे दूर जा रही हैं। डिटेक्टिव रेसबैक ने एक दिन एनी से मुलाकात की। वो बोला, एनी मुझे लगता है कि तुम मार्को से बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करती। अगर तुम्हें कभी लगे कि वो तुम्हारे लिए खतरा है तो तुरंत मुझे बताना। एनी बस चुप रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। एक रात एनी और मार्को में भयानक लड़ाई हुई। मार्को गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारे माता पिता ने सब बर्बाद कर दिया। उन्होंने ही हमारी बेटी को उठवाया था और अब तुम मुझे ही दोष दे रही हो। एनी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, हाँ उन्होंने गलत किया, लेकिन तुमने भी मुझे धोखा दिया। तुमने अपनी बेटी की जिंदगी को पैसों के खेल में डाल दिया। मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। मार्को ने उसके हाथ पकड़कर कहा, मैं बदल जाऊंगा एनी, प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो। लेकिन एनी की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। एनी का मानसिक संतुलन अब पूरी तरह टूट चुका था। वो बार बार अपनी बच्ची को देखती और मार्को को घूरती। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, इस आदमी ने मेरी बेटी को खतरे में डाला। अगर ये मेरे पास रहेगा तो एक दिन मेरी बच्ची मुझसे छिन जाएगी। धीरे धीरे वो औरत, जो कभी कमज़ोर, रोती बिखरती माँ लग रही थी, अब अंदर से खतरनाक रूप लेने लगी थी। एक सुबह सब कुछ खत्म हो गया। मार्को और एनी के बीच फिर बहस हुई। इस बार मार्को ने गुस्से में हाथ उठाने की कोशिश की। एनी का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसने मार्को पर झपट्टा मारा और उसे बेरहमी से मार डाला। कमरा खून से भर गया। मार्को की चीखें कुछ ही पलों में खामोश हो गई। एनी हांफते हुए ज़मीन पर बैठ गई। उसकी आंखें सुर्ख थीं। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। पालने में कोरा मासूमियत से सो रही थी। एनी ने उसे उठाया, सीने से लगाया और बोली, अब कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं पाएगा, कभी नहीं। बाहर से लोग कहेंगे एनी पागल हो गई थी, कुछ कहेंगे मार्को ने अपनी लालच से सब बर्बाद कर दिया, और कुछ कहेंगे रिचर्ड और उसकी वाइफ ने ये सब शुरू किया। लेकिन सच तो ये है कि इस कहानी में कोई भी पूरी तरह मासूम नहीं था। हर इंसान ने अपने स्वार्थ, अपनी कमज़ोरी और अपनी चालों से इस मासूम बच्ची की ज़िंदगी को खतरे में डाला, और अंत में एनी का टूटना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। ज़िंदगी की सबसे खतरनाक चीज़ है टूटा हुआ भरोसा। वो इंसान जो अंदर से बिखर जाता है वही सबसे खतरनाक बन सकता है। और कभी कभी सबसे बड़ा खतरा हमारे अपने ही घर की दीवारों के पीछे छुपा होता है। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।